हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखो, अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, समझने हैं, तो कमेंट सेक्शन में इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाओ। कुछ बच्चे हैं जो कर रहे हैं, जो अच्छे सेंटेंसेस बना रहे हैं, कई स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर रहे हैं और वो कमेंट सेक्शन में बना रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों में पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी आप लोगों को मिलने वाली हैं। उनको यूज़ करो, सेंटेंसेस बनाओ कमेंट सेक्शन में। आई विल बी गिविंग यू सम सेंटेंसेस जस्ट टू हेल्प यू आउट कि कैसे उनको बनाना है, राइट। और अगर आप लोगों को क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आई विल लेट यू नो अबाउट द फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है यहाँ पर। एक बात बताऊँ सच सच, इसको हम ना, एक इंग्लिश में टर्म भी होती है, टू कम क्लीन। ठीक है, लेट मी जस्ट कम क्लीन। तो कम क्लीन का मतलब भी यही होता है, साफ, कोई चीज़ को साफ साफ बताना, सच सच बताना, जैसा है वैसा ही बता देना। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी यूज़ कर सकते हो, टू कम क्लीन। जैसे ही केम क्लीन एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग। ठीक है, कि ही केम क्लीन एंड टोल्ड मी एवरीथिंग, कि उसने मुझे सच सच सब कुछ बता दिया, इस तरीके से। और दूसरा तरीका क्या है, एक बात बताऊं सच सच, कैन आई टेल यू समथिंग? क्या मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ? ऑनेस्टली। ऑनेस्टली या फिर कैंडिडली। कैंडिडली भी वही सेंस लेकर चलता है, ऑनेस्टली वाला। लेकिन आजकल आप लोगों को कैंडिड वर्ड बहुत मिलेगा। ठीक है, टू बी कैंडिड, कैंडिडली। तो कैंडिडली का जो मतलब है ना, वो भी काइंड ऑफ ऑनेस्टली जैसा ही होता है। आपको जब पहली बार देखा था तभी आप मुझे पसंद आ गई थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, ईडीएम है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। टू टेक अ शाइन टू समथिंग। ठीक है, टू टेक अ शाइन टू समथिंग, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपको पहली नज़र में ही पसंद आ जाए। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि yesterday I went to a showroom and I took a shine to that car। वो गाड़ी मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी, राइट। तो इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करो। आप बोल सकते हो कि मैंने एक साइकिल देखी जो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। या फिर दूसरा ये आप बोल सकते हो कि तुम उस गाड़ी को देखना, तुम्हें एक नज़र में ही वो पसंद आ जाएगी। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाओ कमेंट सेक्शन में। तो इसने बोला जब आपको पहली बार देखा था तभी आप बहुत पसंद आ गई थी। किसको? मुझे आएंगे ऑब्वियसली। तो आई टुक अ शाइन टू यू, आई टुक अ शाइन टू यू, मुझे आप पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ यू। यहाँ पर वेरी एक सेंस को लेकर चलता है, बिल्कुल। ठीक है, जस्ट वाला जो सेंस होता है वो वाला। द वेरी फर्स्ट टाइम, उसी क्षण, बिल्कुल उसी पल, उसी टाइम, व्हेन आई सॉ यू। ठीक है, जब पहली बार मैंने आपको देखा था। सो आई टुक अ शाइन टू यू द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था उसी वक्त आप मुझे पसंद आ गई थी। तुमने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ कही है ना। ठीक है, किसी चीज के लिए हाँ कहना, अग्री करना, टू से यस टू समथिंग, मतलब टू अग्री। ठीक है, टू अग्री विथ समथिंग, करेक्ट। इस तरीके से यूज करते हैं। ऐसे ही मना करना होता है। पता है, मना करने में लोगों को बड़ी कंफ्यूजन आती है। डिनाई, रिफ्यूज, रिफ्यूट, फॉरबिड, टू से नो, इनके यूजेस अलग अलग हैं। मैं इसको क्लास में, हम इनको ना सैटरडे संडे की क्लासेस में करते हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉपर वैसे तो टॉपिक है नहीं। लेकिन जब हम स्पोकन क्लासेस लेकर आते हैं तो ड्यूरिंग दो स्पोकन क्लासेस मैं इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ कि कहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उन चीज़ों को मैं नोट कर लेता हूँ। और सैटरडे संडे हमारी जो क्लासेस होती हैं, आई कम अप विद द सॉल्यूशंस ऑफ दोज पॉइंटर्स इन दोज क्लासेस। ठीक है, अभी हमने ऑल और होल को डिस्कस किया था। बड़ी प्रॉब्लम आती है होल टाइम, ऑल टाइम, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें हमें रोकती हैं इंग्लिश बोलने से, और यही चीज़ें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करती हैं। इनको भी टू निप दैम इन द बट, मतलब इनको शुरू में ही सॉल्व कर लेना, सो दैट दे डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स लेटर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मना करने की मैं बात कर रहा था। अब देखो, अगर मैं किसी एक्शन करने को मना कर दूं, जैसे आपने मुझे बोला कि सर इस वाले टॉपिक पर वीडियो बना दो, मैंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, दिस इज टू रिफ्यूज। मैंने रिफ्यूज कर दिया, आई रिफ्यूज टू मेक एनी वीडियो। या फिर कोई ऑफर अगर आप मुझे दोगे, मैं उस ऑफर को मना कर दूं, आई रिफ्यूज दैट ऑफर, तो वहां पर हम रिफ्यूज का यूज करते हैं। सेकंड, रिफ्यूज के बाद आता है हमारा डिनाई। डिनाई का मतलब होता है कि मैं किसी चीज को मानने से इनकार कर दूं। कि किसी ने मुझ पर कोई बोला कि सर आपने ये चीज़ किया, मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। सो आई डिनाइड, मैंने उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, राइट, कि ऐसा है ही नहीं। रिफ्यूट एक वर्ड होता है जो कि डिनाई जैसा ही काम करता है, थोड़ा सा फॉर्मल इंग्लिश के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब है कि मैं किसी को मना कर रहा हूँ कोई काम करने से।
जैसे माई मॉम फॉरबेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया, करेक्ट। तो मैं ये नहीं कह सकता माई मॉम रिफ्यूज्ड मी ये नहीं कह सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर फॉरबिड का यूज़ हम करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना, सटल्टीज, दीज आर कॉल्ड सटल्टीज, बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ें, यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। तो तुमने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ कही है, मतलब यू अग्री टू दिस मैरिज। अग्री के साथ विद या टू का यूज़ करते हैं। अगर कोई इंसान है, आई अग्री विद यू, कई लोग बोलते हैं आई एम एग्री, वो एम नहीं आता है, अग्री एक्शन की तरह यूज होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, आई अग्री विथ यू, ठीक है। और अगर किसी एक्शन से, किसी प्रोसेस से अगर हम अग्री करते हैं तो वहां टू लगा देते हैं। यही चीज़ है अब हर फ्राइडे की क्लासेस में आने वाली है, ठीक है। तो इसमें आएगा आई अग्री टू दिस, सॉरी यू अग्री टू दिस मैरिज, तुमने इस शादी के लिए हाँ कह दी, ऑफ योर ओन फ्री विल। यहाँ पर स्ट्रक्चर है ऑफ समवंस ओन फ्री विल, इसका मतलब होता है मर्जी से। जैसे मैंने कहा कि उस जॉब से मुझे निकाला नहीं गया था, मैंने वो जॉब अपनी मर्जी से छोड़ी थी। तो अब ये सेंटेंस को आप बनाएंगे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल सेंटेंस क्या बना, यू अग्री टू दिस मैरिज ऑफ योर ओन फ्री विल, राइट, कि तुमने इस शादी से अपनी मर्जी से हाँ कही है ना, शादी के लिए। कोई ज़बरदस्ती मुझसे कुछ नहीं करवा सकता। अब यहाँ पर लड़की ने कहा कि कोई ज़बरदस्ती मुझसे कुछ नहीं करवा सकता। अब यहाँ पर मेक समवन डू, ठीक है, किसी से कोई काम करवाना। अब ये सेंटेंस कौन सी फॉर्म में बना है, ये बना है एक्टिव पॉजिटिव के फॉर्म में। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, एक्टिव, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एजेंट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हमने पढ़े हुए हैं। फिलहाल अभी जो सेंटेंस बना वो सेंटेंस हमने किस में बनाया है, एक्टिव पॉजिटिव। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कोई नहीं जो करवा रहा है, और एजेंट कौन है, मैं। मेक का यूज़ करेंगे क्योंकि थोड़ा सा फोर्सफुली का सेंस आ रहा है, ठीक है। गेट, हैव और मेक में से हम यहाँ पर मेक का यूज़ करेंगे। सो नो वन कैन मेक मी डू एनीथिंग। तो पहले पॉजिटिव वर्ब आता है, फिर एजेंट आता है, फिर एक्शन की बेस फॉर्म आती है, वही आया, पॉजिटिव वर्ब आया मेक, एजेंट आया मी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आ गई डू। सो नो वन कैन मेक मी डू एनीथिंग फोर्सफुली, कि कोई ज़बरदस्ती मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी हैं if you talk about speaking English. So causative sentence, conditional sentences, these all things are really important and you must know how do we frame these sentences, right? शुरू में मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, शुरू में। यहाँ पर इन द बिगिनिंग लगाऊं या फिर एट द बिगिनिंग लगाऊं, यहाँ पर इन द बिगिनिंग आएगा, ठीक है। दोनों में काफ़ी फ़र्क है, इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, इन दी एंड, एट दी एंड, इन सब में ना बहुत फ़र्क है। हम बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, बाकी कई मैंने वीडियोस में भी डिस्कस किया है इस चीज़ को। सो आई डोंट वांट टू पुट एनी टाइम इन दिस नाउ, ठीक है। सो इन द बिगिनिंग, शुरू में मेरे पापा नहीं मान रहे थे। कौन सा सेंटेंस है, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो कि माई पेरेंट्स डिडंट अग्री, ठीक है। हमने किस में बना रखा है यहाँ पर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, माई पेरेंट्स वर नॉट अग्रीइंग, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन लगाई हुई है और आईएनजी लगा दिया। एक्शन क्या है, अग्री करना, अग्री में आईएनजी लगा दिया है। सो इन द बिगिनिंग माय पेरेंट्स वर नॉट अग्रीइंग, शुरू में मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने उनको बहुत मनाया और वो मान गए। यहाँ पर मनाने को क्या बोलते हैं, देखो मनाने के लिए मैंने 3 चीज़ें बताई हुई हैं। एक तो मैंने आपको परसुएड बताया हुआ है, ठीक है, एक मैंने आपको कजोल बताया हुआ है, और यहाँ पर हम कन्वेंस का यूज़ भी कर सकते हैं। काइंड ऑफ जो कन्वेंस और जो परसुएड है, इस सेंस में वो सेम काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है परसुएड, बहुत यूज़ होता है, ठीक है। आई परसुएडेड दैट, ठीक। फिलहाल यहाँ पर और एक होता है टू ट्विस्ट समवंस आर्म, टू ट्विस्ट समवंस आर्म, ये बहुत कैजुअल टर्म है, जैसे ही ट्विस्टेड माई आर्म, ठीक है, फॉर गोइंग टू दैट पार्टी, इस तरीके से इसने बोला, लेकिन मैंने उनको बहुत मनाया और वो मान गए, ठीक है। बट आई कन्विंस देम अ लॉट, I convinced them a lot and eventually और एक मिनट, तो eventually और in the end, ये दोनों ना चीज़ें एक बिल्कुल एक जैसा सा ही काम करती हैं। तो इसने बोला कि I convinced them, मैंने उनको मनाया, a lot, बहुत, and eventually और आखिर में they relented। अब एक और एक्शन आपको मिला, एक और टर्म आपको मिली वोकैबुलरी, टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है मान जाना, झुक जाना, ठीक है, किसी चीज़ पर थोड़ा एग्री हो जाना, करेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कि वो मुझे बहुत मनाने की कोशिश कर रही है, क्या मुझे मान जाना चाहिए,
ठीक है, तो ये सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में बनाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, एंड दीज वोकेबलरीज आर रियली रियली यूजफुल. इफ यू डोंट नो यूज दीज थिंग्स, अगेन यू आर जस्ट गोइंग टू यूज सम काइंड ऑफ मेकशिफ्ट सेंटेंसेस एंड यू आर गोइंग टू यूज सम क्विक फिक्सेस. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज थिंग्स यू मस्ट लर्न ऑल दिस वोकेबलरीज. ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो नहीं मानते तो तुम क्या करती? कंडीशनल सेंटेंस आ गया. अब देखो, इस कंडीशनल को बनाया गया है टाइप 3 में. क्यों? क्योंकि अब तो मान गए ना. करेक्ट, अब तो मान चुके हैं, तो वो बात तो पास्ट की हो गई कि जब तुमने पास्ट में उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी. अगर वो उस टाइम ना मानते तो तुम क्या करते? तो कौन सा कंडीशनल बनेगा? ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस बनेगा. सो व्हाट वुड यू हैव डन. एक तो है कि व्हाट वुड यू डू, ये हो गया टाइप 2, प्रेजेंट पर फोकस्ड है. लेकिन यहां पर हम पास्ट की बात करेंगे, तुमने पास्ट में क्या किया होता. सो व्हाट वुड यू हैव डन. व्हाट वुड हैव यू डन नहीं आएगा. ठीक है, व्हाट वुड यू हैव डन. करेक्ट. चलिए, क्योंकि जब क्वेश्चन सेंटेंस होता है, 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट बीच में आता है. सो व्हाट वुड यू हैव डन इफ दे हैडंट अग्रीड. ठीक है, इफ दे हैड नॉट अग्रीड, अगर वो नहीं माने होते. अगर वो नहीं मानते तो मैं किसी से शादी ही नहीं करती. ठीक है, इफ दे हैडंट अग्रीड, फिर से टाइप 3 कंडीशनल आ गया. ठीक है, यहां पर जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, इसकी फॉर्मेशन उल्टी है. जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ वाला वो बाद में है और वुड हैव पहले आ रहा है. तो इस चीज़ में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने लिए. यहाँ पर एकदम बेसिक फॉर्मेशन है. इफ क्लॉज पहले आ रहा है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आ गया. इफ दे हैडंट अग्रीड, अगर वो नहीं माने होते. और दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 लगाएंगे. आई वुडंट हैव मैरिड एनीवन. अच्छा, मैरी को अगर आप नॉर्मल सीधा मैरी यूज करते हो तो वो एक्शन की तरह यूज होता है, जैसे विल यू मैरी मी. ठीक है, एक होता है टू गेट मैरिड, वहां पर मैरिड अलग तरीके से यूज होगा, वो कंडीशन के सेंस में, पास्ट पार्टिसिपल के सेंस में यूज होगा. फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर एक्शन के रूप में इसका यूज हुआ है. सो इफ दे हैडंट अग्रीड आई वुडंट हैव मैरिड एनीवन. ठीक है, तो मैं किसी से भी शादी नहीं करती. समवन नहीं, एनीवन. नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम एनीवन का यूज करते हैं. ठीक है, बाद में तुम्हारे साथ ही भाग जाती, बाद में, लेटर. ठीक है, आई वुड हैव एलोप्ड विथ यू. अब ये सारी चीजें पास्ट की चल रही हैं, इसीलिए सब में ये वुड हैव आ रहा है. ठीक है, अगर ये टाइप 2 में होता तो ये वुड बनता. ठीक है, आई वुड एलोप विथ यू. एलोप का मतलब क्या होता है? एलोप का मतलब होता है भाग जाना किसी के साथ, भागकर शादी कर लेना. ये स्पेसिफिकली कपल्स के लिए ही यूज होता है. ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो जो स्टूडेंट है वो क्लास से भाग गया, सो द स्टूडेंट एलोप्ड फ्रॉम द क्लास, ऐसे मत करना. ठीक है, सो लेटर आई वुड हैव एलोप्ड विथ यू, और बाद में मैं तुम्हारे साथ भाग जाती. ठीक, ये सब जितना लग रहा है उतना आसान नहीं. अच्छा, मतलब ये सब जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं. जितना उतना महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आई है. इसमें इतना अटकते हैं लोग, इतना अटकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. ठीक है, इसके लिए मैंने कई बार क्लासेस देता हूँ. ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत दिक्कत पैदा करते हैं. वाइल के यूजेस, एज के यूजेस, जितना उतना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं स्पोकन के टाइम पर. तो यहाँ पर जितना उतना वाला टॉपिक आ गया. ठीक, कंपैरिजन आ रहा है, जितना लंबा उतना वो. जैसे मैं कहूँ कि वो जितना लंबा है तुम उतने लंबे नहीं हो. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एस के बीच में वो डिग्री आ जाती है, और बाद में कंपैरिजन जिससे करते हैं वो आ जाता है. सिंपल सा लॉजिक है. तो यहाँ पर डिग्री क्या है? आसान. सो इट इज नॉट एज इजी एज. अब दोनों डिग्री के बीच में क्या आ गया? आसान. ठीक है, इजी. सो इट इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स. ठीक है, ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिखता है. अब यहाँ पर सेंटेंस में लग रहा है, लेकिन लग रहा है में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे. ठीक है, कॉपुलर का टॉपिक है, कॉपुलर वर्ब मैंने बी की क्लास में पढ़ाया हुआ है, इनमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं. ठीक है, एज इट इज सीमिंग तो नहीं लगा सकते कि इट इज नॉट एज, सॉरी, दिस इज नॉट एज इजी एज इट सीमिंग. अब यहाँ पर दिस और इट का भी लॉजिक है. ठीक है, ये मैंने आपको इट वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है. करेक्ट, कि दिस, दैट और इट, इन तीनों को कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन के अंदर आता है ये चीज़. हालांकि मुझे इतना ग्रामर में घुसने का शौक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रामर की फॉर्म में ही पढ़नी है और सीखनी पड़ेंगी. करेक्ट, सो दिस इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स. ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है. करेक्ट. चलिए, अब देखो,
एक तो ये हो गया कि भाई इंग्लिश हमें आ गई, समझ में आ रही है, बोलनी आ रही है, दूसरा बोल रहा है तो समझ में आ रही है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश आती भी है, ठीक। लेकिन जब आप किसी अच्छे स्पीकर को सुनोगे तब आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, 30-40% समझ में आ रही है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि आपको उतनी ही इंग्लिश आती है जितना आप सीखना चाह रहे हो। अभी बहुत कुछ है पड़ा हुआ, आपको वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर, तो आपको इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। यू कैन नॉट इवेड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, क्योंकि अच्छे स्पीकर्स इनका यूज़ करते हैं। एंड व्हेन यू जस्ट एंड अप हैविंग एनी कॉन्वर्सेशन विद समवन लाइक दैट, सो यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, राइट। चलिए, सो मैं अपने पापा को बचपन से जानती हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग के सेंटेंस इसको कैसे बनाएंगे, आज सुबह के बैच में ये गड़बड़ हुई है। मैं जानती हूँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो सेंटेंस तो होना चाहिए कि आई नो माई पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड। देखो सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और उसमें अगर पास्ट का कोई टाइम आ गया तो उसको हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना सा होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को जानती हूँ, मैं अपने पापा को जानती हूँ, तो सेंटेंस बनता आई नो माई पेरेंट्स। लेकिन अब यहाँ पर बचपन से, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, आई हैव नोन माई पेरेंट्स दिस चाइल्डहुड, ठीक है। उन्हें कैसे मनाना है मुझे अच्छे से पता है, आई नो वेरी वेल, ठीक। कैसे करना है, हाउ टू कन्विंस दैम, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, इसके लिए बहुत सारी टर्म्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ जी, तो सेंटेंस क्या हुआ, इसने बोला कि उन्हें मनाना है, उन्हें कैसे मनाना है मुझे अच्छे से पता है, आई नो वेरी वेल, मैं अच्छे से जानती हूँ, हाउ टू कन्विंस देम। अब देखो कोई काम करना है, इसको हम कई तरीके से बना दें। सबसे तो कॉमन हाउ टू ही है। जैसे मैंने कहा कि क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर आया क्या, वॉट टू डू, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, राइट। कैसे करना है, हाउ टू डू, इस तरीके से। इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कैसे करूं, हाउ टू डू, हाउ डू आई डू को हम बाहर निकाल लेते हैं, राइट। हाउ शुड आई डू या फिर हाउ कैन आई डू, कई तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। और एक सिंपल ही होता है हाउ टू डू, सिंपल टू लगा दो और कुछ लगाओ ही मत बाहर, करेक्ट। तो इसके कई तरीके होते हैं बोलने के। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उन्हें कैसे मनाना है मुझे अच्छे से पता है, आई नो वेरी वेल हाउ टू कन्विंस देम। शादी के बाद कुछ समय हम इसी शहर में रहेंगे, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद हम रहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, वी विल स्टे इन दिस सिटी, इसी शहर में कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। जब भी ड्यूरेशन आएगी फॉर हमेशा आएगा, ठीक है। डिस्पाइट कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी, अगर ड्यूरेशन है तो फॉर आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट है सिंस आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट को छोड़कर, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंस नहीं आएगा, लेकिन अगर ड्यूरेशन है वहाँ पर भी फॉर आएगा। हाँ, लेकिन इसके बाद भी हमें किसी शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। बट इवन आफ्टर दैट उसके बाद भी वी विल हैव टू शिफ्ट टू अनदर सिटी, ठीक है। अदर और अनदर का एक डिफरेंस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके ऊपर मैं कई बार समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस नॉर्मल है, बट इवन आफ्टर दैट उसके बाद भी हमें करना पड़ेगा। एक्शन हो गया हैव टू डू, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, वी विल हैव टू शिफ्ट टू अनदर सिटी। इसने बोला मैं किसी गांव में नहीं रह सकती, ये तो कैन का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मैं नहीं रह सकती। आई कैन नॉट लिव इन अ विलेज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समझाने वाली, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।